हम लोगों ने एल्डोल के वैसे तो सारे पार्ट ख़त्म कर दिए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एल्डोल की जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन थी वो वाला पार्ट हम लोगों का ख़त्म होने का है। तो अभी एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं, किस तरीके से उससे प्रोडक्ट बनता है। ये वाली सारी चीज़ें देखकर फिर इस टॉपिक को भी ख़त्म कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, जो कि रहेगा क्लासन स्मिथ रिएक्शन। बराबर एल्डोल की जैसी ही है, बहुत ही प्यारी है, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रिएक्शन है, बट हाँ एल्डोल के जितने इतने सारे पार्ट्स उसमें बनने वाले नहीं हैं। तो पहले हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के एसिड कैटालाइज्ड वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो देखो एसिड कैटालाइज्ड जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो ज़्यादा बेटर नहीं माना जाता। क्यों? तुम खुद देखो, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस तुमको दिए थे उन सारे क्वेश्चंस में आप ये देखना कि हर बार मैं बेस कैटालाइज दे रही थी। ऐसा क्यों? वो सिंपल सा रीज़न उसका ये है कि आप लोग जब भी एसिड कैटालाइज रिएक्शन करते हो एल्डोल की, तो जो ईल्ड हमको मिलती है, ठीक है, जो आखिरी में हमें प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है एज़ कम्पेयर टू कि हमने रिएक्टेंट कितना लिया था, तो ईल्ड आपकी मुश्किल से 2% भी नहीं होती। बताओ, तो सोचो तुमने इतना इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करने के बाद तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में कोई क्यों एल्डोल कंडेंसेशन को एसिड कैटालाइज के थ्रू करवाएगा? ठीक है, इसीलिए हम लोग कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन को एसिड कैटालाइज के थ्रू नहीं करवाते हैं, क्योंकि एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन आपको अच्छे प्रोडक्ट नहीं देती। ठीक है, और ऊपर से ये जो मैं ईल्ड लिख रही हूँ, मैं तब की ईल्ड लिख रही हूँ जब सेल्फ कंडेंसेशन होता है। और अगर मान लेते हैं कंडेंसेशन सेल्फ ना होकर क्रॉस हुआ, तो क्रॉस में तो वैसे भी ईल्ड कम हो जाती है। बराबर, तो फिर अब क्या होगा? तो इसीलिए नो, एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, तो फिर अभी आगे अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं। गाड़ी ये है कि आप लोगों के पास जैसे मान लेते हैं कोई एक कीटोन है या फिर लेट से कोई एक अल्डिहाइड है, तो कुछ भी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने एक कीटोन लेट से कंसिडर कर लिया, वो भी सबसे हमारा सिंपलेस्ट कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। अब इस आप लोगों के कीटोन को हम लोग एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। वैसे तो तुम यहाँ पे कोई भी एसिड ले सकते हो, बट HCl ज़्यादा बेटर है। H2SO4 वगैरह भी यह आ सकता है। हाँ, HNO3 नहीं लेते, और क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब तुम कीटोन को HNO3 के प्रेजेंस में डालोगे तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। सो बेटर है, सेफ साइड में खेलो, आप HCl ले लो या कोई भी HBr HI इस टाइप का। तो क्योंकि तुम्हें पता है कि HCl बहुत ही ज़्यादा हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में फेमस चीज़ है, तो हम ये लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट ये होता है कि एज वी नो कि ऑक्सीजन के ऊपर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है। तो पहले होता ये है कि जो आपका ऑक्सीजन है अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है इस H को लेने के लिए। मतलब ऑक्सीजन चाहता है कि H उसके साथ बॉन्ड बना ले। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग किसी ऑक्सीजन को H देते हैं, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? प्रोटोनेशन किया। प्रोटोनेशन अब हुई, ठीक है, हो गई। अब यहाँ पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है H और Cl बॉन्ड के बीच में, ये किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन पर। एंड क्लोरीन पर पहले से कितने लोन पेयर्स होते हैं? पहले से इस तरीके से 3 लोन पेयर्स होते हैं। तो ओवरऑल कहानी क्या बनी? कहानी ये बनी कि आपके पास CH3 है, आपके पास C है, ऊपर में डबल बॉन्ड O है। तो डबल बॉन्ड O अब आप लोगों का कैसा हो जाएगा? ये ऐसे में डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर अब बेचारे के पास सिर्फ एक ही पेयर बचेगा इलेक्ट्रॉन का। अब उसने बॉन्ड बना लिया H के साथ। अब एज वी नो कि ऑक्सीजन की टेंडेंसी कैसी होती है कि 2 लोन पेयर रखना और 2 बॉन्ड बनाना। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर होना, तो लोन पेयर की डिफिशियंसी है उसके ऊपर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, और साथ ही साथ में यहाँ पे अभी और क्या चीज़ें आ जाएंगी? यहाँ पे आपका CH3 और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा Cl नेगेटिव। क्यों Cl नेगेटिव हो गया? क्योंकि क्लोरीन के पास 3 पेयर पहले से रहते थे, जो कि उसके लिए नॉर्मल है। एक पेयर और आ गया एक्स्ट्रा का, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो देयरफॉर वाली चीज़ अब क्या बन गई है? Cl नेगेटिव। ओके, तो यहाँ तक हमने हमारा प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, क्या ये प्रोडक्ट स्टेबल है? तो ऑब्वियसली कोई भी इसको यही कहेगा कि नहीं, ये वाला प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल नहीं है। वाई? ये प्रोडक्ट आप लोगों का स्टेबल क्यों नहीं है?
रीज़न कि यहाँ पे जो आपका मोर इलेक्ट्रो या फिर कह सकती हूँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यानी कि ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो स्पीशीज़ बनती है, जब भी किसी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, ऑक्सोनियम आयन का। अब यहाँ पे जो ये ऑक्सोनियम आयन आपने फॉर्म किया है, ये ऑक्सोनियम आयन कैसा रहेगा, इधर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर H है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, ये उसके ऊपर लोन पेयर और ये उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीनियम आयन खुद को थोड़ा सा रीअरेंज करेगा। कैसे रीअरेंज करने वाला है ऑक्सोनियम आयन? ऑक्सोनियम आयन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ध्यान से सुनना, मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ। तो CH3 है, तो CH3 में मैंने CH2 लिखा और ये H लिखा। अब ये जो तुम्हारी अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद ये कहाँ जाएगा, आप लोगों का ये बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद अब ये कहाँ जाने वाला है, अब लेकिन बाहर निकला कैसे? तो ये जो ऊपर की स्टेप में हम लोगों के पास Cl नेगेटिव आयन है, ये Cl नेगेटिव आयन इस H को अप्रोच करता है, ठीक है, कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निकाल कर लेकर जाता हूँ। अच्छा, और उसका निकलना फेवरेबल क्यों है? क्योंकि उसके निकल जाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का काफ़ी स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सोनियम आयन। तो जब ये Cl नेगेटिव H को ले जाएगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब कार्बन पे लेट्स से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो कार्बन क्या उस इलेक्ट्रॉन को अपने पे रखेगा? नहीं, वो बोलेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को कि उन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से मैं बॉन्ड बना लेता हूँ। तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है कि वो जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के काम आ रहे हैं। समझ रहे हैं? मैंने एक ही बार में एरो डाल के लिख दिया। और अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया तो फिर देखो कार्बन के टोटल क्या कहते हैं आपके 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे। और जब कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये वापस से शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगा आप लोगों का, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे C, ऊपर में सिंगल बॉन्ड O के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स उसको वापस से मिल गए, लेकिन उसके पास H अभी भी है, उसने अपने H का साथ नहीं छोड़ा है, उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज भी डिसअपियर हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का CH2 बराबर, यहाँ पे आएगा CH2 और उसके अलावा बेचारा आपका H था वो तो निकल के भाग गया HCl के साथ, ठीक है, कहाँ चला गया, वो HCl के साथ निकल के चला गया। तो अब इसके बाद ये जो आपके पास पर्टिकुलर स्पीशीज़ बनी है, दिस पर्टिकुलर स्पीशीज़ इज़ नोन एज, सॉरी मैं यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाना भूल गई, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ यहाँ पे फॉर्म हुई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है आपका इनॉल, बराबर, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इनॉल कहते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन बेस कैटेलाइज पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनोलेट आयन बनता है, और जब हम वही एल्डोल कंडेंसेशन एसिड कैटेलाइज पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनॉल बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखोगे, बाद में जब ये क्लास अभी ओवर होगी तो मैं आखिरी में नोट में ये चीज़ लिखवा दूंगी, बट अगर लेट्स इमेजिन मैं लिखवाना भूल जाऊँ तो तुम खुद लिख लेना। तो ये जो आप लोगों के पास बना है व्हाट इज़ दिस, जैसे ऊपर वाली स्टेप में था ऑक्सोनियम आयन, ये है आपका इनॉल। तो बेसिकली आपका जो ऑक्सोनियम आयन है वो इनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे एक छोटे से पॉइंट से भी मेंस में पेपर में एक सवाल आ सकते हैं कि इन एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन इनोल बनता है, इनोलेट आयन बनता है, कि बोथ ऑफ दिस बनते हैं कि नन ऑफ दिस बनते हैं, या फिर इन एसिड कैटेलाइज्ड आपके एल्डोल कंडेंसेशन विच आयन इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप, ऑक्सोनियम की इनॉल। तो हमारा दिमाग तो ऐसे ही चलता है ना कि एल्डोल मतलब इनॉल, एल्डोल मतलब इनॉल, तो हो सकता है ऑक्सोनियम आयन किसी का चल जाए तो टिक मार दे, जिसका नहीं चले वो छोड़ दे। वो लोग कभी भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछते हैं। हाँ, थोड़े बहुत 4 या 5 सवाल इसमें देखो डिफिकल्टी लेवल रहता है, ऑर्गेनिक के रहते हैं वो भी स्पेसिफिकली। बाकी अगर तुम अपनी टेक्स्ट बुक्स बहुत अच्छे से रट रहे हो, जैसे कि तुम 10th तक रटते आए हो, जब तुम लोग 10th में रहते थे कैसे रटते थे, एक एक वर्ड टेक्स्ट बुक का अच्छे से अंडरलाइन करके, अगर यहाँ से MCQ आ गया तो यहाँ से MCQ आ गया, क्यों, बस वही अपनी टेंडेंसी मेंटेन करके रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। और अदरवाइज़ नहीं रखोगे ना तो पेपर क्रैक करना दिक्कत आ जाएगी। जैसे अभी मेंस में इस साल सवाल आया था कि आपने अगर क्या था सवाल, एक्वा रीजिया को गोल्ड के साथ रिएक्ट करवाया तो बताओ कौन सी गैस निकलेगी बाहर। सोचो, क्या तुमने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा, क्या तुमने ये रिएक्शन नहीं पढ़ी होगी, बट उस छोटी सी रिएक्शन से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। और यही होता है JEE मेंस के एटलीस्ट एग्जाम में।
तो याद रखना टेक्स्ट बुक रीडिंग की हर एक लाइन से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, तो अपनी रीडिंग स्किल्स रखो, बार बार चीज़ों को रीड करो, स्पेशली इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस, ठीक है। पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इनको पढ़ो, हाइड्रोजन पढ़ो, पीरियोडिसिटी पढ़ो, थोड़ा अभी पढ़ाई में लग जाओ, 1 साल है एग्जाम के लिए। अच्छा, अब ये इनॉल हम लोगों ने बना लिया। अब होगा क्या कि ये जो इनॉल बनता है, इस इनॉल की एक बहुत ही गंदी बात है कि जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी में कंपेयर करूँ तो इनोलेट आयन जो कि बेस कैटेलाइज में बनता था, इनोलेट आयन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इनॉल। तो ऐसे अब न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज़्यादा होने का और कम होने का मतलब क्या है? मतलब वो उतना सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है कि वो क्या कर सके, वो जाके आपके किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को वो जाके क्या कर सके, अटैक कर सके, किसी दूसरे अल्डिहाइड या किसी दूसरे कीटोन में वो क्या कर सके, जाकर अटैक कर सके। ये उसकी मतलब क्या कहते हैं, मजबूरी है, ठीक है। ये बॉस की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली अटैक कर पाता तो इसमें हम लोग एसिड का प्रयोग नहीं करते। तो एसिड यहाँ पे क्या करता है, एक्टिवेट करता है कार्बोनिल ग्रुप को, ताकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक और भी जल्दी हो सके, ठीक है, और भी जल्दी क्या हो सके, डन किया जा सके, ये उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो अभी ये आप लोगों का इनॉल आयन बन चुका है, बट इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर अच्छा नहीं है। तो अब न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्योंकि इसका अच्छा नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो दूसरी स्पीशीज हम लाएंगे, दूसरी स्पीशीज मतलब एक दूसरा कीटोन जो लाएंगे, वो दूसरा कीटोन हम डायरेक्टली एज ए कीटोन वाले फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट यूज, इसको ऐसा अच्छे से लिख लेते हैं नोट्स में, वी कैन नॉट यूज सेकेंड मॉलिक्यूल। अब सेकेंड मॉलिक्यूल अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैन नॉट यूज सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन एज इट इज। याद रखो कि बेस कैटेलाइज में हम लोग वैसे का वैसे यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम वैसे का वैसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। सो देयरफॉर वी हैव टू प्रोटोनेट सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, ठीक है। हम लोगों को जो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है उसका, एसीटोन का, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेट करना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, तो प्रोटोनेट कैसे करते हैं, जो ऊपर वाली स्टेप में किया था। तो अभी नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मॉलिक्यूल। तो जब सेकेंड मॉलिक्यूल आप लोगों का प्रोटोनेट हो जाएगा, तो प्रोटोनेट होने के बाद वो कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक CH3C। यहाँ पे ऊपर में आएगा आपका डबल बॉन्ड के साथ O, इलेक्ट्रॉन एक ही है, पेयर लोन पेयर, यहाँ O और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। दिस इज द सेकेंड प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल। और जो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है, वो फर्स्ट मॉलिक्यूल कहाँ है, ये है आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल इनॉल फॉर्म में, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रहता है, इनॉल फॉर्म में रहता है, और सेकंड मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रहता है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर्स, यहाँ पे H, ठीक है। अब क्या होगा, अब जाके इसका अटैक होगा, ठीक है। तो पहले मैंने रीजन भी दिया है कि आखिर ऐसा क्यों हमें करना पड़ रहा है, बेस कैटेलाइज में हम ऐसा क्यों नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, चलो अब अटैक करवाते हैं। तो कौन किस पे अटैक करेगा, इनॉल अटैक करेगा, क्योंकि इनॉल ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये वाली स्पीशीज आपका इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। अच्छा, तो अभी अटैक होगा ये कार्बन। अब इसमें कहाँ है न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी तो न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चले अटैक करने, ठीक है। कौन चले, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहे आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये चल रहे हैं अटैक करने किधर, इस आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, ठीक है। तो जब ये उस पर अटैक करेंगे तो उसके अटैक करने से क्या क्या होगा वो भी एक बार देख लो। तो वहाँ पे कार्बन अभी ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया, अटैक करना मतलब 1 बॉन्ड और, यानी कि 5वां बॉन्ड, तो ऊपर से 2 डबल बॉन्ड और ऊपर के, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये तो समझ में आता है कि वाली चीज़ कहाँ हो जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो पहले अपन इतना लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं और क्या करना है। तो CH3 ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से एक और CH3 जुड़ा था, ऊपर में अभी सिंगल बॉन्ड रहेगा। सिंगल बॉन्ड के बाद वहाँ पे अब चीज़ें किस तरीके से आ जाएंगी, O रहेगा, O के पास ऐसे लोन पेयर्स रहेंगे, यहाँ पे ये H रहेगा, बराबर, ये इस तरीके से रहेगा। उसके बाद इस C से आके अब कौन जुड़ चुका है, इस C से आकर कौन जुड़ गया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तुम वहाँ पे किसको जोड़ना चाहते हो, या फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन जुड़ेगा वो। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में अटैक, एक मिनट, हाँ,
ठीक है, अब यहाँ पे अटैक किस पे हुआ है? कार्बन पे हुआ है। किसने किया है? आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स ने किया है। तो अभी पाई इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर पहले जोड़ने की कोशिश करो। कहाँ से? इस CH2 से। ठीक है, कहाँ से? CH2 से। तो क्या हो जाएगा? देखो CH2, CH2 के बाद कौन है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के बाद क्या है? कार्बन। कार्बन के बाद क्या है? CH3। और उसी कार्बन के पास क्या है? एक ऑक्सीजन विथ OH। लेकिन अब तुम देखो कि जब तक ये पाई बॉन्ड था तब तक वो इनॉल आयन ओके स्टेबल था। वो पाई इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड बनाए रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस कार्बन के तो 3 बॉन्ड हो गए। तो जैसे ही वहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं ऊपर के जो ये आपके लोन पेयर से वापस से यहाँ आ जाते हैं। ताकि क्यों आ जाते हैं वो लोग वापस से? ताकि यहाँ डबल बॉन्ड O बन सके और ताकि कार्बन आपका बेचारा क्या रह पाए? आपका 4 बॉन्ड बना के स्टेबल रहे। लेकिन अब तो वही हुआ कि फिर से वापस से आपका ऑक्सोनियम आयन बन गया। लेकिन अब ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद क्या होता है? मतलब अब चीज़ें जुड़ भी गई, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें जुड़ गई और यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन भी बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? अब जो आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी वो नेक्स्ट स्टेप एक्चुअल में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्यों वो इम्पॉर्टेंट है वो नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि इसमें आप लोगों का जो प्रोडक्ट है इसमें अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। कैसे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा? क्या होने वाला है? ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बोलता है मुझे डबल बॉन्ड रखने में कोई दिक्कत नहीं है, इस H को मेरे पास से रिमूव कर दो ताकि मेरे भी 2 ही बॉन्ड बन जाए, मेरे को मेरे लोन पेयर वापस आ जाए। अब ये बेचारा H रिमूव होने के बाद कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। ये H भी चिढ़ जाता है और बोलता है कि रख तू अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, मैं चला। अब लेकिन कहाँ जाएगा? तो ये जो ऊपर में ऑक्सीजन है दूसरा OH, वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप हुई इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर आप लोगों का प्रोटॉन एक्सचेंज। इसको प्रोटोनेशन नहीं कहना, इसको कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। अब जब ही आपका इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ तो फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना वो कैसा रहेगा? कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ऊपर में आ गया O के पास H, O के पास H, यहाँ पे एक लोन पेयर और वापस से पॉजिटिव चार्ज। नीचे की कहानी देख लेते हैं। नीचे में CH2, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, CH2 फिर कार्बन के साथ CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। नीचे का ऑक्सोनियम आयन हट गया, लेकिन ऊपर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन ऊपर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना इज़ अ गुड थिंग। क्यों गुड थिंग? क्योंकि तुम्हें तो पता है कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप एक बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ऑक्सीजन नहीं चाहता कि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आए, वो चाहेगा कि मैं किसी तरीके से अपना ये पॉजिटिव चार्ज हटाऊं। तो हटाने के लिए वो अपने हाइड्रोजन्स को नहीं भगाता है, क्योंकि H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कार्बन से तोड़ता है, वो बोलता है मैं चला अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। तो हुआ क्या? इसके बाद वाली नेक्स्ट स्टेप में आपका H2O बाहर चला जाएगा प्लस। अब आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा एक कार्बन, इस कार्बन के यहाँ CH3, इस कार्बन के यहाँ CH3, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट में इस बेचारे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका CH2, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O और फिर आएगा CH3। हे भगवान, अभी तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद क्या है कि कैसे क्या कहानी? अब इसके बाद बस एक आखिरी स्टेप। वो आखिरी स्टेप क्या है? अल्फा हाइड्रोजन देखो किधर है। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन देख के क्या मिलेगा? देखो, ढूंढो कि अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों का कहाँ है। एक मिनट मेरे को देख लेने दो कि मैंने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। सर लग तो नहीं रहा है कि गड़बड़ की है। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक ही दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कौन है? ये, ठीक है, ये वाली स्पीशीज़ अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसका जो ये एक अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये H। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है? इस कार्बन को। और दोनों इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा। कार्बन नेगेटिव रख के क्या करेगा? वो उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरीके से बन जाएगा? यहाँ पर अच्छा, इस रिएक्शन में क्या निकला? H+ बाहर चला गया तो माइनस ऑफ H+ हो रहा है,
सो देयरफॉर दिस पार्ट इज नोन एज डी प्रोटोनेशन। बराबर, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डी प्रोटोनेशन कहते हैं। अब हुआ क्या, प्रोडक्ट क्या बन गया आपका CH3, ये कार्बन, यहाँ पे भी एक CH3, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बना आपका प्रोडक्ट। खत्म कहानी। तो पहले देखो क्या हुआ, पहले हुआ आपका मॉलिक्यूल प्रोटोनेट होने के बाद ऑक्सोनियम आयन बना। ऑक्सोनियम आयन खुद को क्या करवाता है, स्टेबलाइज करवाता है। ठीक है, किस तरीके से अपना अल्फा हाइड्रोजन निकलवा कर इनॉल बनाता है। क्या वो इनॉल दूसरे ग्रुप में फटाफट जाकर क्या कहते हैं, जाके अटैक कर देगा? नहीं, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिसिटी कम है। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो ग्रुप है उसको भी प्रोटोनेट करना पड़ता है। दूसरे ग्रुप को प्रोटोनेट करने के बाद सब अटैक वगैरह हुआ, तुम अपना थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना, तब हाथ बैठेगा। फिर उसके बाद प्रोटॉन एक्सचेंज कराना है। प्रोटॉन एक्सचेंज के बाद गुड लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है। गुड लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने के बाद फिर अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलवाने और फिर डीप्रोटोनेशन करवाना है। खत्म। ठीक है, अच्छा, और मेरे हिसाब से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि किस तरीके से हमने रिएक्शन को किया और किस तरीके से ये पूरा हम लोगों का प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो अब इसके बाद और क्या क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब यहाँ से जो आपने वाटर को निकाला है, वाटर को एलिमिनेट किया है, तो इसका मतलब एलिमिनेशन तो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन तो हुआ है। अब हमने जब बेसिक यानी कि कह सकते हैं जब GOC की शुरुआत की थी, तो GOC की शुरुआत करते वक्त हम लोगों ने ये चीज़ लिखी थी कि एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1CB एलिमिनेशन। ठीक है, तो ऐसे में अब यहाँ पर E1 रिएक्शन हुई कि E1CB रिएक्शन हुई कि यहाँ पे E2 रिएक्शन हुई। अब E1CB तो नहीं हो सकती। E1CB क्यों नहीं हो सकती, उसका तुम थोड़ा सा जाके अपनी नोट्स कॉपी के पन्ने पलटना तो तुम्हें पता चलेगा कि क्यों E1CB नहीं हो सकती। मैं उसके संदर्भ में बोल रही हूँ। लेकिन E1 वर्सेस E2, अब ये कौन सी होगी, E1 होगा कि E2 होगा, ये पता होना चाहिए। तो वो तुम्हारा काम है ढूंढना कि पता करो E1 किस कंडीशन में होती है और E2 किस कंडीशन में होती है, और मुझे मैसेज करना, वो मैं फिर बताऊंगी। अदरवाइज़ कल जब मैं क्लासन स्मिथ का वीडियो स्टार्ट करूंगी तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। ख़त्म हमारी कहानी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट सूचनाएं, नोट। ठीक है, नोट में तुम्हें कुछ रिएक्शंस याद रखनी है। जैसे कल तुम लोगों ने अल्डिहाइड रेजिन याद है, याद रखने को मैंने कहा था एक GK फैक्ट, तो वैसे यदि 2 GK फैक्ट हैं, वो 2 GK फैक्ट तुम्हें याद रखने हैं। अब वो 2 GK फैक्ट देखो क्या है आप लोगों के पास। वो ये है कि अगर आपके पास एक एसीटोन है, ठीक है, और जैसे अभी मैंने एसीटोन लिया था, एसीटोन से क्या प्रोडक्ट बना तुम्हें दिख रहा है, CH3 दोनों तरफ, इस डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद ये आपका, तुम चाहो तो इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। कीटोन है आखिर, क्यों नहीं कर पाओगे, है ना। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 और 5, ये वाली स्पीशीज़ आपकी क्या बन गई, लोकेंट। वो कर लेना UPSC। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका आपका कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है इसका, यस, इसका कॉमन नेम बहुत मायने रखता है। दैट कॉमन नेम इज मिसेटाइल ऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये, मिसेटाइल ऑक्साइड। कई बार पेपर में हो सकता है मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि हाउ नहीं, कौन सा रिएजेंट सबस्ट्रेट आप लोगे ताकि मिसेटाइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो। तो जब यही नहीं पता होगा कि मिसेटाइल ऑक्साइड क्या है, तो कहाँ से तुम बता पाओगे क्या है मिसेटाइल ऑक्साइड का सबस्ट्रेट, एसीटोन। सो आपको ये पता होना चाहिए एकदम मुंह ज़बानी, कुछ चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए। तो ये वही है। अब ये हो गया, वो तो अपने मैकेनिज्म में ही आ गया। अभी नोट नंबर 1 में आते हैं। अगर यही सेम एसीटोन लिए होते, बट एसीटोन के अगर हम लोगों ने 3 मोल्स लिए होते, और 3 मोल्स अगर एसीटोन रिएक्ट किया होता, किसके साथ रिएक्ट किया होता, आप लोगों के HCl के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो HCl होता है वो एक्वस नहीं होता है, वो ड्राई होता है। अब यहाँ पे एक्वस क्यों नहीं लेते, ये भी आपका बेसिक बेसिक बुद्धि है। अगर तुम एक्वस लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन फिर आगे जाके फेवरेबल नहीं होती है। ड्राई HCl आपने यहाँ पे लिया है, वो भी HCl आपके गैसियस फॉर्म में रहती है, ड्राई HCl गैस। अब इसकी मैकेनिज्म जानना तुम्हारे लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें प्रोडक्ट पता होना चाहिए, एंड दैट प्रोडक्ट इज Me। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपका Me, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ऊपर में डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर Me और यहाँ पर Me।
दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नोन एज फोरोन। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? फोरोन। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फोरोन का सबस्ट्रेट क्या है, लेकिन सबस्ट्रेट तो छोड़ो, ये पूछा जा सकता है कि कितने मोल्स फोरोन हम लेंगे, और दूसरी बात वो एसिड वहाँ पे कैटलिस्ट होगा कि बेस कैटलिस्ट होगा। तो फोरोन आप लोगों का कब बनता है? जब हम एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हाँ। अब अगर किसी को पेपर में फोरोन कैसे दिखता है स्ट्रक्चर, क्योंकि इस बार के JEE मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटॉल। बोलो अब क्या बोलना? डेटॉल का डायरेक्ट स्ट्रक्चर आ गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ फिलहाल तो तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस से वो हटा दिया गया है, वो अभी 11th में डाल दिया है और 12th में उन्होंने उसको हटा दिया, इसीलिए तुमने नहीं रटा। अदरवाइज जब मैंने एक्चुअल में मैंने 2013 में दिया था अपना पेपर बोर्ड्स का, तो 2013 से 2020 तक ये जो 7 साल वाला पीरियड रहा है, सॉरी 19 तक ये जो 6 साल वाला पीरियड रहा है, वही टेक्स्ट बुक थी। तो हर साल हम लोग तो रटते ही थे, इवन हर बोर्ड एग्जाम देने वाला इंसान रटता था। डेटॉल का स्ट्रक्चर रहता था और DNA का भी स्ट्रक्चर रहता था, ऐसे बहुत सारे और कई सारे, ये तुम्हारा क्या नाम है, शुगर, नेचुरल शुगर, सिंथेटिक शुगर्स, इनके स्ट्रक्चर्स होते थे, तो वो चीज़ें रटी जाती थी। लेकिन क्योंकि अब वो चैप्टर तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो मैं एक सजेशन उसमें रखूँगी कि बोर्ड की नज़र से उसको ना पढ़ो, महाराष्ट्र बोर्ड की नज़र से बिल्कुल ना पढ़ो, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड से बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एक्स्ट्रा थी। तो 11th की टेक्स्ट बुक कतई मत खोलना। NCERT लो, ऐप डाउनलोड करो और NCERT के इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, डेटॉल का, इसका, उसका, उनकी अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। क्योंकि तुम अगर सोचोगे कि यार स्ट्रक्चर ही तो है, हम याद कर लेंगे, ना बाबा ना, भूल जाते हैं इंसान। डायरेक्ट इस साल मेंस के पेपर में आया है कि क्या स्ट्रक्चर है डेटॉल का। मैं पेपर डिस्कस करने का सोच रही थी, अगर मेरे पास कल संडे को टाइम मिला तो अपन उसको एक बार डिस्कस ज़रूर करेंगे कि किस तरीके से वो है, बट याद रखना कि वाली चीज़ देख लेना, ठीक है, एकदम अच्छे से। और अभी से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के स्ट्रक्चर्स NCERT से रीड करना शुरू कर दो, तुम्हारा 5-6 महीने में वो चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। पॉलीमर्स में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि पॉलीमर्स तो बोर्ड एग्जाम्स में भी है, उसके लिए तो हम रटेंगे ही रटेंगे, तो इनडायरेक्टली तुम्हें बोर्ड्स लेवल के लिए एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं रटना है, लेकिन स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, IUPAC नेम और एक्सेट्रा यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब पढ़ के रखते जाओ उसको, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रिक से बात करते हैं, फिर जल्दी से वाला वीडियो ओवर करते हैं। ब्रह्मा का डाउट भी बताना है कि HCP में पैकिंग फ्रैक्शन और HCP में हाइट कैसे निकालेंगे, उसके 4 या 5 सवाल अटके हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस डाउट। तो यहाँ पे एसीटोन है, यहाँ पे आप लोगों के पास एक दूसरा उसका पार्ट है, एसीटोन में CH3 होता है, ये इस तरीके से आप उसका दूसरा वाला हिस्सा लिखोगे, कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे भी CH लिख देना और यहाँ पे H2, ठीक है। अच्छा, प्लस में क्या आएगा, अगेन यहाँ पे O वाला पार्ट लिखना, डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे। तो अगर पेपर में लिखने को आए तो ये ऐसे निकालना, ये ऐसे और ये ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसकी एरो दे देते हैं, तो अच्छा यहाँ क्यों दूँ मैं एरो, डायरेक्ट आप लोगों के पास ये ऊपर वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर नोट नंबर 1। अभी आ जाते हैं नोट नंबर 2 में, देखते हैं नोट नंबर 2 क्या है। नोट नंबर 2 ये है कि अगर आप लोगों के पास ही एसीटोन ही छोटा, ठीक है, यही 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास एसीटोन के ही होते, लेकिन आपने इस एसीटोन को ड्राई HCl गैस के साथ रिएक्ट ना करवाते हुए कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाया होता, तो क्या एसिड का चेंज होने से कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनता, उस प्रोडक्ट का आप लोगों को कॉमन नेम पता होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज मेसिटिलीन, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता, इसे कंफ्यूज मत कर लेना मेसिटाइल ऑक्साइड के साथ। ये मेसिटिलीन है और वो मेसिटाइल ऑक्साइड है। क्या जैसा कैसा दिखता है ये प्रोडक्ट? कुछ नहीं, बहुत ही प्यारा है, सिंपल है, ध्यान रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बेंजीन रिंग बना ली, उसके बाद आप उसके पैरा पोजिशन पे एक एमी दे दो, तो मतलब एक पोजीशन पे एमी दिया, फिर अल्टरनेट एक पोजीशन पे एमी लटकाते रहो, बस इसी को हम मेसिटिलीन कहते हैं। IUPAC नेम, कल को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ मेसिटिलीन। कभी ये नहीं पूछेगा, हाँ, या ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हें IUPAC नेम दे दिया जाए, क्या होगा इसका IUPAC नेम, 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन का आप कॉमन नेम बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया, तो ये पता होना चाहिए। या फिर सीधा क्वेश्चन आ गया, मेसिटिलीन के लिए आप हमें करेक्ट सेट ऑफ सबस्ट्रेट्स चूज करके बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कि चारों ऑप्शन में से आप टिक करो कि कौन सा ऑप्शन सबस्ट्रेट का बराबर है। इसीलिए आप एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ना।
आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता फालतू ट्रिक व्रिक की नीड है। ट्रिक वैसी ही है जैसे मैंने ऊपर बताई है, बस रिंग के फॉर्म में। क्यों रिंग के फॉर्म में दिख ही रहा है, रिंग है, लगे तो लिख भी देते हैं ताकि पेपर में तुम्हें बनाने की, वैसे ये चीज़ याद रखना, मुंह ज़बानी रटी हुई होनी चाहिए। इसको पेपर में बनाने तक का इतना वक्त तो देना ही नहीं, अपना पूरा टाइम मैथ्स और फिजिक्स में इन्वेस्ट करना, ठीक है। कभी भी अपना टाइम केमिस्ट्री में उतना इन्वेस्ट मत करना। मैंने किया था बिकॉज मुझे फिजिक्स नहीं आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आती थी, और मैथ्स और केमिस्ट्री, बस इन दोनों के बेसिस पे ही मैं अपना एग्ज़ाम दे के बैठी हूँ, निकली हूँ, राइट। उसमें फिज़िक्स का मेरा कोई रोल नहीं है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे 12th वर्क के बेसिस पर, बट पूरी फिज़िक्स 11th की डब्बा गुल थी। तो देयरफॉर तुम लोगों को तो काफ़ी चीज़ें आती भी हैं, और मेरे से तो बेटर ही आती हैं, मेरे से ज़्यादा ही बुद्धि है फिज़िक्स में एटलीस्ट तुम्हारी। तो इसीलिए तुम्हें वहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहाँ अटकने का सिचुएशन ज़्यादा रहेगी। केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री इसीलिए रटी हुई होनी चाहिए। अंकित का एक फ्रेंड है, तुम्हें उन्होंने बताया होगा, वो ओपन कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक लेकर VNIT में बैठा है। सोचो, सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर दिया उसने, सिर्फ केमिस्ट्री। मतलब AIEEE उस वक्त मेरे से भी पहले दिया था उन्होंने पेपर, काफ़ी टाइम पहले। उस वक्त AIEEE एग्जिस्ट करती थी, हमारे टाइम से AIEEE बंद कर दी थी उन्होंने। उस टाइम उसने पेपर दिया है सिर्फ केमिस्ट्री के मार्क्स पे, सिर्फ केमिस्ट्री। तो वो VNIT सिर्फ एक CS ब्रांच लेकर, वो भी ऐसा भी नहीं कोई दूसरी ब्रांच, CS VNIT ओपन कैटेगरी केमिस्ट्री, बस खत्म। तो ये ताकत होती है केमिस्ट्री के पेपर में, रैंक केमिस्ट्री डिसाइड करती है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से बस ये एलिमिनेट करते जाओ H2 और ये बन जाएगा। बट आई डू सजेस्ट कि इस तरीके से पेपर में कार्टूनगिरी करने से बेटर है कि ये स्ट्रक्चर याद कर लेना। ईजी है, एक डायरी मेंटेन करो, एक कॉपी मेंटेन करो, रोज की डे टू डे लाइफ में जो अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स या अजीबोगरीब के फैक्ट्स आते हैं उनको फटफट लिखते जाओ, ताकि पेपर से कुछ दिनों पहले तुम उसको रिवाइज कर सको। बस खत्म, हमारा एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन समाप्त होता है। ये इसीलिए मैंने आखिरी के लिए रखा था। मैं अगेन बता दूं, इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को तुम बनाओगे और भेजना, अगर भेजोगे तो मैं चेक कर दूंगी। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला, ये आपका सबस्ट्रेट दिया हुआ है, और साथ में आपका दूसरा सबस्ट्रेट ये दिया है। अब इसमें से तुमको ये बताना है कि अगर ठीक है, अगर इसने एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है, इसमें एसिड कैटेलाइज्ड, हम लोगों ने इसको हटा दो, इसको एसिड कैटेलाइज्ड हम लोगों ने क्या किया, एल्डोल किया, तो बताओ प्रोडक्ट P क्या बनेगा। और इसने भी इंडिविजुअल, ये दोनों एडेड नहीं है, ये बीच में एंड लिखा है, दोनों अलग अलग है, ये क्वेश्चन नंबर A, ये क्वेश्चन नंबर B, और इसकी भी एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल करो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और दोनों का IUPAC नेम लिख लेना ताकि थोड़ा रिविजन भी हो जाए। तो ये आज का तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। कल हम लोग क्लासन स्मिथ रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे, एंड उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी लेने थे। प्लस अभी इस वीडियो के बाद तुम लोगों के पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो डेरिवेशन रहेगा, वो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, कि उसको किस तरीके से करना है।